जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को आप सभी का स्वागत है हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज मैं राजस्थान जीके की क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ, जो चतुर्थ श्रेणी शिक्षक भर्ती, बीएसटीसी, पीटीईटी और पीटीआई आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो चलते इस पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है कि राज्य में लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आपसे जिला पूछा गया है, कौन सा लोहा अयस्क का। तो चार ऑप्शन आपके सामने: झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि राज्य में लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी, बीकानेर में सर्वाधिक लोहा अयस्क का उत्पादन होता है साथियों। बीकानेर की बात करें तो ऊन मंडी कहाँ पर बनी हुई है? सर्वाधिक ऊन बीकानेर में उत्पादित होती है। तो ऊन मंडी भी कहाँ पर बनी हुई है? ऊन मंडी भी बीकानेर में बनी हुई है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर बना हुआ है? लालगढ़ पैलेस भी बीकानेर में बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काजरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, झालावाड़, गंगानगर या फिर अलवर। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है। जोधपुर, झालावाड़, गंगानगर या फिर अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, जोधपुर। काजरी जो शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये एग्जाम में पूछने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपरी, यानी कि आपरी शोध संस्थान, एक तो काजरी शोध संस्थान है, एक आपरी शोध संस्थान। काजरी शोध संस्थान तो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और आपरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे को कमेंट करके। और यदि इसका आंसर न भी आता है आपको, तो लास्ट में इसका राइट आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। काजरी जोधपुर में और आपरी कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? वनावरण यानी कि वनों की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन चूरू, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन धौलपुर और डी ऑप्शन उदयपुर। तो इसका राइट आंसर बताना है कि वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, उदयपुर। सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे कम, सर्वाधिक तो उदयपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? सर्वाधिक गर्म जिला तो ये चूरू हो जाएगा।
सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, नागौर, जोधपुर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। साथ के साथ कमेंट भी करते जाइएगा साथियों, और लास्ट में ये भी बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं इस पे। तो मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ जिले में मध्यमिका नगरी स्थित है साथियों। बात करें नागौर की, तो हरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की प्रसिद्ध है। हरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की प्रसिद्ध है। जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। उदयपुर की बात करें तो इसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। सिटी ऑफ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है इसे। उदयपुर को सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। जबकि सिटी पैलेस की बात करें तो कौन है? सिटी पैलेस कौन है? इसका भी राइट आंसर बताना मेरे को। सिटी ऑफ वेल्स के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। उदयपुर को सफेद शहर कहा जाता है। सफेद शहर। गुलाबी नगरी तो किसे कहा जाता है? जयपुर को। और सिटी पैलेस भी किसे कहा जाता है? जयपुर को। लेकिन सिटी ऑफ वेल्स उदयपुर को कहा जाता है और सफेद शहर उदयपुर को कहा जाता है। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ का नाम है सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भीमबड़क चित्रशैली स्थित है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भीमबड़क चित्रशैली स्थित है जयपुर, बूंदी, जोधपुर या फिर अलवर। चारों ऑप्शन आपके सामने है कि भीमबड़क चित्रशैली स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, जोधपुर। भीमबड़क चित्रशैली कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है साथियों। बूंदी जिले में चित्रशैली की बात करें किस पर आधारित है? पशु पक्षियों पर आधारित है। राजस्थान की सबसे फेमस चित्रशैली है बूंदी की, जो पशु पक्षियों पर आधारित है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, टोंक, बूंदी, कोटा या फिर झालावाड़। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है जिसे भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो बात करें साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि टोंक जिले को भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। बात करें टोंक जिले की, तो टोंक नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक तो नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? टोंक जिले को जाना जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। दूसरा, टाटा नगर के नाम से भी किसे जाना जाता है? टोंक जिले को जाना जाता है। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत ये भी कौन सी है? टोंक जिला है।
और टूक जिले की आकृति ऐसी है जो राजस्थान की सम आकृति जैसी, राजस्थान की आकृति वाला जिला, राजस्थान की सेम आकृति वाला जिला कौन सा है? टोंक जिला है। ये टूक के बारे में हुई। नेक्स्ट ऑप्शन है बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नवल सागर झील बूंदी में स्थित है, फूल सागर झील बूंदी में स्थित है, जैत सागर झील बूंदी में स्थित है, कनक सागर झील बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट बात करें बूंदी में, तो तारागढ़ झील किला बूंदी में स्थित है, जिसका निर्माण 1354 ईस्वी में बरस सिंह हाडा ने करवाया था। किसने करवाया था? बरस सिंह हाडा ने। बूंदी में जो चित्रशैली वो पशु पक्षियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? पशु पक्षियों पर आधारित है। और जो बूंदी का तारागढ़ किला है वहां पर गर्भ गुंजन तोप भी रखी हुई है साथियों, जिसको छोड़ने पर बूंदी जिले के आसपास की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे साथियों, इसीलिए इसका नाम गर्भ गुंजन रखा गया था। बात करें बूंदी जिले की, तो यहाँ पर 84 कमों की छतरी स्थित है, जिसका निर्माण राव देवा की स्मृति में करवाया गया था। तो ये तमाम चीजें बूंदी जिले के अंतर्गत स्थित हैं। कोटा जिले की बात करें तो इसे शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कोटा जिले को जाना जाता है। और झालावाड़ की बात करें तो घंटियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर कहा जाता है साथियों। किसको? झालरापाटन झालावाड़ को। सर्वाधिक संतरे का उत्पादन भी कहां पर होता है? झालावाड़ में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गटोली गैप दरा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? गटोली गैप दरा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अरावली पहाड़ियों में, अरबाला पहाड़ियों में, मुकंदरा पहाड़ियों में, या फिर अलवर पहाड़ियों में। तो इसका राइट आंसर बताना है। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि गटोली गैप दरा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। मुकुंदरा पहाड़ियां कहां पर स्थित है? मुकुंदरा पहाड़ियां में स्थित है साथियों। गटोली गैपदरा कहां पर स्थित है? मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। और राजस्थान की सबसे लंबाई पर सर्वाधिक लंबी पर्वत माला कौन सी है? अरावली पर्वत माला है। सर्वाधिक लंबाई वाली पर्वत माला कौन सी है? अरावली पर्वत माला है, जिसका क्षेत्र सर्वाधिक है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे को कमेंट करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी रुंडित नदी के नाम से रुंडित या सरिता कहलाती है? ये रुंडित है, रुंडित। तो कौन सी नदी रुंडित नदी के नाम से जानी जाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा या फिर कोटारी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? रुंडित नदी। तो बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, यानी कि बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को वाकल नदी के रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है साथियों। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। वाकल
खारी नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है? नागपहाड़ अजमेर से निकल रही है। नागपहाड़ अजमेर से खारी नदी निकल सॉरी लूणी नदी निकलती है यहाँ से। तो नागपहाड़ अजमेर से तो कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। तो खारी नदी कौन से जिले में बहती है? ये भीलवाड़ा जिले में बहती है शायद, सॉरी। लूणी नदी तो नागपहाड़ अजमेर से निकलती है और खारी नदी भीलवाड़ा में बहती है साथियों। बाणगंगा की बात करें तो जयपुर में बहती है और बैराट जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैराट जयपुर से निकलती है और जयपुर में बहती है साथियों। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है? 12 जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, भीलवाड़ा में या फिर अजमेर जिले में? गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट से आंसर दीजिएगा कि गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडी शिलालेख स्थित है। गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भीलवाड़ा की बात करें तो इसे अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक अभ्रक की ईंटें कहाँ पर पाई जाती हैं? भीलवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? जब अढ़ाई दिन का झोपड़ा था वो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम बताना है आपको। सरस्वती पाठशाला, सरस्वती मंदिर, सरस्वती विद्यालय या फिर सरस्वती आश्रम? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बात करें तो अढ़ाई दिन का झोपड़े से पहले यहाँ पर एक सरस्वती पाठशाला थी साथियों। क्या थी? सरस्वती पाठशाला थी। तो सरस्वती पाठशाला थी तो उसको तुड़वा कर उसको किसने तुड़वाया था? पहले तो बताओ मेरे को। ये जो सरस्वती पाठशाला थी इसको किसने तुड़वाया था? इसके जवाब मेरे को कमेंट में जरूर दो कि ये सरस्वती पाठशाला थी, इसको किसने तुड़वाया था। तो इसका आंसर बताइएगा मेरे को। तो इसको सरस्वती पाठशाला को तुड़वा कर यहाँ पर अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया था। तो पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मात्र अढ़ाई दिन के अंतर्गत बनाकर तैयार कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा रखा गया है, जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उससे स्मारक का नाम बताइए जिससे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया। तो आपको तो कमेंट करने के लिए बोला था मेरे को, मैंने इस चीज के लिए कि उसे स्मारक का नाम बताइए जिसने 1198 ईस्वी में, लगभग 1198 ईस्वी में एक क्वेश्चन हुआ कि अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कब हुआ था? 1198 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया था। इसे सरस्वती पाठशाला थी इसलिए वहां पर कब करवाया था? और 1198 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन वो झोपड़ा कौन सा था? तो वो झोपड़ा बताना था आपको।
तो अजमेर शरीफ दरगाह, अडाई दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद या फिर शाहबाद की शाही मस्जिद। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला था? अडाई दिन का झोपड़ा। यहाँ पर सरस्वती पाठशाला थी, उसको तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया। उसे अडाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। कब करवाया था? 1193 ईस्वी में करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? हेलो साहब, अडाई दिन के झोपड़े के पीछे ही पड़ गई। तो अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़ या फिर झालरा पाटन। तो मैंने आपको बताया था कि अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए, अजमेर जिले में अडाई दिन का झोपड़ा बना हुआ है। कहां पर? अजमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार संबंधित है विवाह से, मृत्यु से, जन्म से या फिर मृत्यु भोज से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों फटाफट से कि आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या शादी के अवसर पर रात्रि भोज। राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? तो इसका बात करें साथियों तो मौसर को क्या कहा जाता है? मृत्यु भोज कहा जाता है। एक मृत्यु भोज है कौन? मौसर। इसकी बात करें तो इसे मौसर भी कहा जाता है, इसे मौसर के नाम से जाना जाता है, इसे औसर के नाम से भी जाना जाता है, इसे बारवा कहा जाता है, इसे सारवा कहा जाता है। मौसर, औसर, बारवा, सारवा, मृत्यु भोज आदि के नाम से इसे जाना जाता है। ये सभी मृत्यु भोज के नाम है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई या फिर हरिहर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रबरदाई, जिसे पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी माना जाता है। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना भी की थी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना भी किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको राइट आंसर बताना है आपको कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने। जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए, अलाउद्दीन ने जैसलमेर के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के लिए या फिर अहमद सपना ने जालौर के लिए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए कहा था कि जब रणथंभौर का किला इसके हाथ में नहीं लगा तो ये कहकर वापिस गया था कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, क्योंकि रणथंभौर पर इसका अधिकार नहीं हो पाया था। तो फिर ये कहकर ये वापिस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि चंदन राज की रानी, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? तो यहां से 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके। एक तो रुद्राणी किसकी रानी थी? जो तो चंदन राज की। प्रतिदिन 1000 दीपक कहां पर जलाती थी? पुष्कर में जलाती थी। और पुष्कर में एक ये पूछ सकते हो कि चंदन राज की रानी रुद्राणी पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक किसकी आराधना में जलाती थी? तो भगवान महादेव की आराधना में जलाती थी। 3 क्वेश्चन तो ऐसे क्लियर हुए। और चौथा क्वेश्चन है कि चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? वंश पूछा गया तो आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवा या फिर शाकंभरी के चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहने वाला था, यानी कि शाकंभरी के चौहान। कौन थे? शाकंभरी के चौहान थे। कौन? जो रुद्राणी थी वो किस वंश से संबंधित थी? शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। तो ठीक है, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो राजस्थान जीके की क्लासें लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।